आइए शुरुआत खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर सियासी पारा चरम पर है। बिहार के रण में सीधा मुकाबला महागठबंधन वर्सेस एनडीए के बीच में है। अभी दोनों खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दोनों ही अलायंस अगले 1 से 2 दिन में सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई उलझनों को सुलझाकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर सकते हैं। और इसी कड़ी में बिहार में एनडीए की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी जेडीयू में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर मांझी की हम पार्टी 15 से 18 सीटों पर मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन बीजेपी 7 से 8 सीट से ज्यादा उन्हें देना नहीं चाह रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 15 सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि चिराग पासवान 40 से 45 सीट मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को 20 सीट देने के लिए तैयार है। कल चिराग पासवान के साथ बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक भी हुई थी, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी की इस पेशकश पर राजी नहीं हुए हैं। ऐसे में आज की एनडीए की बैठक सीट शेयरिंग के लिए लिहाज से बेहद खास है। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। और उधर महागठबंधन में भी असली पेच कांग्रेस और आरजेडी के बीच फंसा हुआ है। कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बना रही है और ऐसी विधानसभा सीट अपने लिए चुन रही है जहां कांग्रेस ने मार्जिन हासिल की थी। वहीं महागठबंधन में शामिल दलों में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा रख रही है। खबर है कि आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 55 या कुछ अधिक सीटें आ सकती हैं। जबकि मुकेश साहनी की वीआईपी को 20 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, जबकि वाम दलों के खाते में 35 सीट जा सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लगातार चल रही है और हमको उम्मीद है कि आज से कल तक तमाम सीटों का फैसला हो जाएगा। किसके हिस्से में कितनी सीट गई है ये तय हो जाएगा। तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही खेमे सीटों का बंटवारा 2020 के चुनावी नतीजों के आधार पर होने की संभावना है। दरअसल 2020 में बीजेपी ने बिहार में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 74 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में जेडीयू को इस बार कम सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन में शामिल आरजेडी में 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस के खाते चुनाव लड़ने के लिए 55 सीटें आ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9th एडिशन का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। आईएमसी 2025 7 से 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसकी शुरुआत साल 2017 में हुई और उसके बाद से हर साल इसका आयोजन किया जाता है। आईएमसी 2025 एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। कुछ सप्ताह पहले ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से घोषणा की है कि ये साल। और आइए इसी बीच में आपको सीधे लिए चलते हैं। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी तरफ से मुंबई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही एक ऐप भी है, इस ऐप के जरिए टिकट को बुक किया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। मुंबई वन ऐप का उद्घाटन उनकी तरफ से होना है और दूसरी तरफ जहां लगातार मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री इसका भी उद्घाटन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है। जो टर्मिनल है वो कमल के डिजाइन में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार किए गए हैं। लगभग रोजाना 300 फ्लाइट्स यहां से फ्लाई कर सकेंगी और काफी बड़ी खासियत इसकी भी है, जहां पर पहले फेज में एक टर्मिनल और रनवे बनाया गया है। 2 करोड़ ऐसे यात्री होंगे जिसकी क्षमता लेकर चलता है और 19,647 रुपए इस पर 647 करोड़ इस पर खर्च हुए हैं। और इस वक्त पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री सामने रखी जा रही है। प्रधानमंत्री जिन सौगातों का आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसके डिजिटल आर्ट प्रोग्राम पर
हमारा हार्ट जरूर आ जाएगा। 4 पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल्स रखते हैं, सालाना 9 करोड़ यात्री और 32.5 लाख मेट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता। 39 मेगावाट सौर ऊर्जा जनरेट करने की क्षमता है इस अकेले एयरपोर्ट के पास। इंडियाज फर्स्ट ट्रू मल्टी मॉडल एविएशन हब, वो साथ में नई मेट्रो लाइंस, सबर्बन रेल, हाई स्पीड रेल और वाटर टैक्सी भी ला रहा है। अटल सेतु नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दक्षिण मुंबई से तेज और सिग्नल फ्री मार्ग द्वारा जोड़ेगा और आगे सेवरी वर्ली एलिवेटेड लिंक व मुंबई कोस्टल रोड तक पहुंच प्रदान करेगा। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल एयरपोर्ट के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगी। ये सब कुछ बन रहा है 1 लाख करोड़ के विशाल निवेश के साथ, जिससे 1 लाख से भी अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। अराइवल और डिपार्चर के बीच भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी हो रही है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ अब मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एविएशन हब बनने जा रहे हैं और पहले चरण में 2 करोड़ की पैसेंजर्स क्षमता और 8 लाख मेट्रिक टन कार्गो क्षमता और 1 रनवे के साथ ये शानदार एयरपोर्ट देश को समर्पित है। विकसित भारत का डेस्टिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। वेलकम ऑन बोर्ड। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं और अब इसी सफर को नई दिशा और रफ्तार देने आया है मुंबई का पहला पूर्णतः अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो मार्ग 3। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आधुनिक भारत के सपने से प्रेरित और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत जी पवार के मार्गदर्शन में ये प्रकल्प अब पूर्ण हो रहा है। कफ परेड से आरे JVLR तक फैला हुआ 33.5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है। आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आज खुलने वाले इस तीसरे और अंतिम चरण में मुंबई के ये मेट्रो महत्वपूर्ण व्यवसायिक, निवासीय और ऐतिहासिक केंद्रों को जोड़ती हुई ये परियोजना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट को भी सीधा जोड़ती है। हर 5 मिनट 30 सेकंड पर उपलब्ध। तो 12,200 करोड़ रुपए में इसका निर्माण किया गया है और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं यहां पर रहेंगी। ऐप का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में